Good morning, students. This is Shreya Singh, and you are watching my favorite channel NCERT Logic. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये जानते हैं कि ये जो वर्ड आया है ट्रांसपोर्ट, इसका क्या मतलब है। आप सबने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कि ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना या ट्रांसफर करना ही कहलाता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरीके से एनिमल्स में और जो भी प्लांट्स हैं उसमें जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको एक पार्ट से दूसरी पार्ट में ट्रांसफर किया जाता है। तो जो लाइफ प्रोसेस था इसमें आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन था कि क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कोई भी एक्टिविटी है, लाइक इसमें अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ तो इसके लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए। ठीक है, ऐसे रनिंग है या फिर कोई भी आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, आपको एनर्जी चाहिए होता है। और एनर्जी आप तब ऑब्टेन कर पाते हैं जब आप फूड लेते हैं। विदाउट फूड क्या होता है कि आप थोड़ा सा लीजी फील करते हैं। ठीक है, तो जो भी खाना खाने के बाद जो भी हमारा न्यूट्रिएंट मिल रहा था, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद वो हमारे ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड क्या करता है कि उन सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो करवाता है। आप सबने नोटिस किया होगा कि जब कभी भी किसी भी पार्ट में आपकी इंजरी होती है, चोट लगता है, तो आप देखते हैं ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो आपके फिंगर्स में चोट लगी हो या आपके हैंड में या किसी भी बॉडी के पार्ट्स में। तो ब्लीडिंग हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड है कहीं एक जगह पे कलेक्ट नहीं है, बल्कि ब्लड क्या हो रहा है कि एक पार्ट से हमारे दूसरे पार्ट में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स थे या जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस थे कैसे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आपके ट्रांसपोर्ट कर गए। ऐसे ही प्लांट्स में जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसके थ्रू कैसे वाटर, मिनरल्स और फूड बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था चैप्टर का ओवरव्यू, इंट्रो। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है कि मोस्टली क्या होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आप सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी मोर देन सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई होती है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। क्योंकि मल्टी सेलुलर वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो हमारा मल्टी है और एक हमारा क्या हो जाएगा, सेलुलर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, डॉग है, कैट है, बफेलो, ये सारे हमारे मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी के पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें क्या होता है कि कई सारे ऑर्गन लोकेटेड होते हैं जो चीजों को क्या करते हैं कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कराते हैं। जैसे कि आपका फूड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सारे क्या है हमारी बॉडी के यूजफुल एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या किया जाता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे कह दे हैव स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इनके पास क्या होता है कि स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। दिस सिस्टम ऑल्सो कलेक्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू बी रिमूव। अब इसके साथ साथ जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस थे उसको तो ट्रांसपोर्ट किया ही जाता है, इसके साथ साथ जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आते हैं जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, तो इन सब चीजों को भी क्या कर किया जाता है कि टिश्यूज से रिमूव किया जाता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। अब कह रहे हैं यहाँ पे द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज वेरी डिफरेंट। देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स हैं तो दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन दोनों का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफर होता है। कह रहे हैं यहाँ पे द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल्स इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो भी एनिमल्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही देखा कि मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी के इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं लाइक ऑक्सीजन है,
फूड है, ठीक है, इन सब चीजों को क्या किया जाता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट निकल के आते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, इन सबको क्या किया जाता है कि टिश्यूज से रिमूव कराया जाता है। और जो एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है उसका एक स्पेशल नेम है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा क्या होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो हमारा कह रहे हैं कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस इज हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम। ह्यूमन में क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो हमारा ब्लड आ जाता है, दूसरा हमारा ब्लड वेसल्स है और तीसरा हमारा क्या हो जाता है, हार्ट हो जाता है। तो ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड इज सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। जो हमारा ब्लड होता है वो एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, एक फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। जो हमारा ब्लड होता है इसके पास जो है हमारी आरबीसी पाई जाती है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके पास एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब कह रहे हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स। अब जो हमारा ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो तो करता है लेकिन कैसे, इसके पास एक फाइन ट्यूब होता है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में बताया गया है कि आ सिस्टम ऑफ फाइन ट्यूब्स। जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो छोटे छोटे ट्यूब से मिलकर बना हुआ होता है, फाइन ट्यूब्स पाई जाती हैं थ्रू विच द ब्लड फ्लो, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारा फ्लो करता रहता है। अगर बात करें हार्ट की जो कि हमारा तीसरा कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो कह रहे हैं पंपिंग ऑर्गेन्स दैट पंप्स आउट द ब्लड विथ फोर्स। जो हार्ट है वो हमारा एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसमें फोर्स के साथ ब्लड को पंप किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स के बारे में कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो आपने जाना कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला तुम्हारा ब्लड है, दूसरा हमारा ब्लड वेसल्स है और तीसरा क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड आप लोगों ने पढ़ा कि ये एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि हमारे बॉडी में क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ ब्लड, भाई ये जो ब्लड है इसका क्या काम है, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि जो ब्लड हमारी इंजरी होने पे जो ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है तो ये जो ब्लड है इसका क्या काम है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो भेज दिए जाते हैं हमारे ब्लड में और जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि इट ट्रांसपोर्ट फूड एब्जॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो भी हमारा फूड एब्जॉर्ब किया जाता है उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये जो हमारा ब्लड है, जो भी हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस है, ऑक्सीजन है, उसको भी ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज, ठीक है। ये क्या काम करता है कि ऑक्सीजन को लंग से लेता है और क्या करता है कि जो भी हमारे टिश्यूज हैं या जो भी ऑर्गन है उसमें ये फ्लो करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। और इसके साथ साथ क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ब्लड था हमारा वो रेस्पिरेटरी गैसेस को क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करवाता है। क्या करेगा कि वो लंग से ऑक्सीजन को लेगा और टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट कर देगा और उधर से आते वक्त क्या करेगा कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ला करके फिर से लंग्स में प्योर कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इसको भी ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, हमारा ब्लड कराता है। कह रहे हैं यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यूज
टू किडनीज फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। कह रहा है कि जो भी हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल हैं उसको ब्लड क्या करता है कि किडनी में लाके डाल देता है। जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल में जानेंगे किस तरीके से किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। अभी आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी क्या है कि जो भी इसमें क्या होता है कि ब्लड हमारा क्या काम करता है, जो भी बेस प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा, टिश्यूज से किडनी में भेज देगा और किडनी क्या करेगा कि उसको बॉडी से एलिमिनेट करा देगा, बॉडी से रिमूव करा देगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, इसके साथ साथ ब्लड क्या करता है कि हार्मोन्स को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। जो भी विटामिन है, मिनरल्स हैं, इन सारी चीजों को भी हमारा ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पे कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसके साथ साथ क्या करता है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी में यूनिफॉर्म तरीके से टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होता है। जैसे आपको पता है कि सिंस ब्लड कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी की हर एक पार्ट से कनेक्ट है, चाहे वो आपका हैंड हो, चाहे लेग हो, चाहे वो हार्ट हो, ठीक है। पूरी बॉडी में क्या हो रहा है कि ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है, यानी कि ब्लड हमारा बॉडी की हर एक पार्ट से क्या है, कनेक्टेड है। इट पिक्स अप हीट फ्रॉम वन पार्ट एंड डिसिपेट्स इट ऑन द बॉडी सरफेस। क्या करता है कि ये क्या करेगा, हीट को, ठीक है, कह रहे इट पिक्स अप हीट, ये हीट को पिकअप करेगा। सिंस ब्लड कनेक्ट्स फ्रॉम द वन पार्ट एंड डिसिपेट्स इट ऑन द बॉडी सरफेस, ये क्या काम करता है कि हीट को पिकअप करेगा एक जगह से और बॉडी की एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इसको ट्रांसफर कर देगा। कह रहे इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। इसका काम क्या है, मतलब ये बॉडी को रेगुलेट करता है, उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे रेगुलेट का मतलब क्या है कि जो भी वो हीट को पिकअप कर रहा है उसको वो यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, अगर किसी भी बॉडी पार्ट में जितना हीट उसको मिल रहा है बाकी अदर पार्ट्स में भी क्या होगा कि हीट का टेम्परेचर मतलब अमाउंट जो होगा सेम होगा, यानी जो भी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म तरीके से होता है। यूनिफॉर्म का मतलब हो जाएगा एक जैसा करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। ये जो ब्लड होता है उसके पास जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इसमें सेल्स में तो एक WBC पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी इंफेक्शन या फिर जो भी जर्म्स आते हैं तो उसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट ये फाइट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्लड हैज व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड के पास क्या होता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं विच प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज एंड इन्फेक्शंस बाय एनगल्फिंग एंड द डाइजेस्टिव जर्म्स, ठीक है। ये क्या काम करता है कि हमारी बॉडी में एक WBC पाई जाती है ब्लड्स के अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है। वो जो भी जर्म्स है या फिर जो भी डिजीज आता है हमारी बॉडी में होते हैं उसके अगेंस्ट वो क्या करता है, फाइट करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लड है, ब्लड के यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है यहाँ पे। तो एक तो हमारा हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हमारा है WBC, इसी के अंदर आपका प्लेटलेट्स है और RBC, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो भी हमारा, देखिए यहाँ पे जो हमारा ब्लड है, ठीक है, इसके पास यहाँ पे मैंने बना दिया इसके दो कंपोनेंट। एक में हमारा हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है, और एक में क्या हो जाएगा हमारा सेलुलर पार्ट आ जाएगा ब्लड का, ठीक है। ब्लड का सेलुलर पार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें ब्लड का तो ब्लड मान लीजिए 100% टोटल 100% ही होता है। अब इसका क्या है कि प्लाज्मा जो है ब्लड का हमारी 50% पार्ट हमारा प्लाज्मा होता है जो कि एक फ्लूइड है, ठीक है। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में कि इसका कलर कैसा है, ये हमारा येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है,
येलो कलर का होता है। बाकी हमारे आ जाते हैं सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में भी इसको 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा होता है आरबीसी, ठीक है, एक हमारा हो जाएगा आरबीसी, दूसरा हमारा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी और तीसरा हमारा हो जाएगा प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की बात की गई, जो कि पहले आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको दिखाया गया है डायग्राम के थ्रू, कि जो हमारा ब्लड है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो इसके 2 कॉम्पोजिशन है, एक तो हमारा प्लाज्मा हो गया और एक हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड सेल्स हो जाएंगे। अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो हमारे ब्लड का 55% पार्ट जो होता है हमारा प्लाज्मा होता है और जो रिमेनिंग हमारे 45% होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो हमारा आरबीसी है, एक हमारा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी और एक हमारा क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। अगर हम बात करें आरबीसी का तो आरबीसी का जो अदर नेम होता है इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये हमारा ल्यूकोसाइट हो जाएगा और जो तीसरा हमारा प्लेटलेट्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ द 2 कंपोनेंट्स। जो हमारा ब्लड है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक तो हमारा प्लाज्मा है जो कि फ्लूइड पार्ट है और दूसरा हमारा सेल्स हो जाएगा जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं सेलुलर पार्ट बोल रहे हैं। इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आप सबको पता है कि जो ब्लड है, ब्लड का कलर जो है रेड होता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा क्या चीज है इसके अंदर कि जो ब्लड है वो रेड कलर का ही है, क्यों नहीं है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस सारे कलर का क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे ब्लड के पास क्या होता है कि एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड इज रेड इन कलर। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें प्लांट्स में तो प्लांट्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की वजह से उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ऐसे में आपने देखते होंगे कि जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को भी कलर्स जो मिल रहे हैं, मान लीजिए फ्लावर्स है कोई पिंक कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई रेड कलर का है, तो ये भी क्या है, इसके पास भी एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट की वजह से क्या होता है कि जो भी फ्रूट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, उनके पास कलर आता है। तो ऐसे क्या होता है कि हमारे ब्लड के पास भी क्या होता है कि एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है कि ब्लड का कलर हमारे रेड होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेजेंट इन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स एंड एडल्ट कंटेन अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड। जो एडल्ट पर्सन होते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में कि ब्लड के 2 कॉम्पोजिशन है, एक तो हमारा प्लाज्मा हो गया, दूसरा हमारा सेलुलर पार्ट हो गया। प्लाज्मा हमारी ब्लड का 55% है, जो रिमेनिंग 45% बच रहे हैं वो हमारे आ जाएंगे सेलुलर पार्ट में। सेलुलर पार्ट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो हमारा हो जाएगा आरबीसी, दूसरा हमारा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी और तीसरा हमारा क्या है, प्लेटलेट्स है। आरबीसी की बात करें तो इसका जो अदर नेम है वो कहलाता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है, काफी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका ल्यूकोसाइट है और वहीं अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की तो इसका क्या नाम हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो ब्लड प्लेटलेट्स है इसके बारे में, ठीक है, एक दूसरे के रेफरेंस में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं शेप, ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे शेप, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा शेप। तो शेप के रेफरेंस में देखें तो जो हमारा आरबीसी है इसका शेप जो होता है वो सर्कुलर या फिर डिस्क शेप का होता है, बाई कॉनकेव जैसा, कॉन्वेक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। वहीं अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की तो डब्ल्यूबीसी का शेप राउंड कह सकते हैं, फिर इरेगुलर शेप। इरेगुलर का मतलब क्या होता है कि इसके पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अमीबा के बारे में, तो क्या अमीबा को कोई फिक्स शेप होता है? नहीं ना, कभी कुछ। जैसे आपने चांद तो कॉमनली आप लोगों ने सुना है, देखा है, ठीक है। तो क्या कोई इसका फिक्स शेप होता है? नहीं ना, कभी आपका पूरी तरीके से सर्कल में, कभी सेमी सर्कल, क्रेसेंट मून, इस तरीके से। तो जो हमारा डब्ल्यूबीसी है इसके पास भी क्या होता है, कोई फिक्स शेप नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इसका शेप कैसा होता है, इरेगुलर शेप का होता है।
वहीं अगर हम बात करें ब्लड प्लेटलेट्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ये भी शेप में इरेगुलर होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस के रेफरेंस में, अगर हम देखें किसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, किसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियस की, तो जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी में किसी भी टाइप का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। वहीं अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर बात करें प्लेटलेट्स की, तो इसके पास भी न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो आरबीसी है और जो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स है, इन दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस केवल और केवल हमारे डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। अब यहाँ पे पढ़े कलर की बात करें, तो आरबीसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, यानी इसका कलर कैसा होगा, रेड कलर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेड इन कलर ड्यू टू द रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी होता है उसके पास एक रेड कलर का पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, और इसी की वजह से क्या होता है कि इसका कलर रेड होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो कह रहा है कलरलेस विदाउट हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो हमारा कलरलेस है, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का पिगमेंट नहीं पाया जाता है कि जो उसको कलर प्रोवाइड कर सके। अगर वहीं बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स भी क्या है आपका, कलरलेस हो जाएगा, यानी इसके पास भी कोई कलर नहीं होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में कि आरबीसी का फंक्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है, और जो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स है इसका क्या काम है, ठीक है। तो अगर बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारी आरबीसी होती है ये क्या काम करती है कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करती है। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी जर्म्स एंटर करते हैं या जो भी इन्फेक्शन होता है या डिजीज कॉज होता है उसके अगेंस्ट ये फाइट करता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, ठीक है। एंटीबॉडी जो होती है वो एक सोल्जर्स की तरह काम करती है। जैसे क्या होता है कि हमारी जो आर्मीज होती है वो क्या होती है, बॉर्डर पे होती है कि कोई भी फॉरेन इंसान आता है, ठीक है, एनिमीज आती है तो उसको किल करने का काम करती हैं। ठीक ऐसे ही क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसी है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना देता है। अब कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगी और उसके बाद क्या करेगी, उससे फाइट करके किल करेगी। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का फंक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है कि जो भी हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन है, जो भी जर्म्स एंटर करते हैं उसके अगेंस्ट क्या काम करता है, ये किल करता है। अगर वही हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है कि प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम करता है। जो क्लॉट मतलब होता है थक्का जमाना। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपको चोट लगती है तो आप देखते हैं इंजरी होने पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ब्लड अपने आप बहना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो ब्लड है हमारा वो फ्लो करना बंद कर दिया, ठीक है। तो जो हमारी ब्लड में जो आपका ये प्लेटलेट्स है इसका काम क्या होता है, यूप्रिन नाम की प्रोटीन होती है, क्या इतना आपको डिटेल में नहीं जानना है, बस आप इतना जानिए कि जो प्लेटलेट्स है वो क्या करती है कि ब्लड को क्लॉट कर देती हैं। जब क्या हो जाएगा कि कोई चीज थक्का जम जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, तो वो एक बैरियर की तरह काम करेगा। अब इसके अगेंस्ट तुम्हारा ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पानी फ्लो कर रहा है, अगर आप लोग मेढ़ी बना देते हैं खेतों में तो क्या होता है कि पानी वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होता है ये क्या काम करता है कि ब्लड को क्लॉट कर देता है, जमा देता है, और जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। एक बीमारी है जो कि जेनेटिक होता है जिसका नाम है यहाँ पे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। अब देखिए जो भी हीमोफीलिया से इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड हमारा क्लॉट नहीं कर पाता, प्लेटलेट ढंग से काम नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसको चोट लगती है तो कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब सारे ब्लड हमारी बॉडी से फ्लो कर जाते हैं बाहर की तरफ तो इंसान की डेथ हो जाती है, जो कि काफी खतरनाक थ्रेटन बीमारी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स थे इनके फंक्शन के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर फिर से एक बार देखकर रिवाइज करें तो अगर बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का जो शेप होता है वो डिस्क शेप का होता है। डब्ल्यूबीसी है उसका जो शेप है वो इरेगुलर यानी कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अगर वही हम बात करें प्लेटलेट्स की तो इसके पास भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस के रेफरेंस में देखा जाए तो जो हमारी आरबीसी है और जो हमारा प्लेटलेट्स है इन दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है,
न्यूक्लियस केवल और केवल पाया जाता है हमारे WBC के पास। कलर के रेफरेंस में देखा जाए तो जो RBC है इसका कलर रेड होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन, जो कि RBC को रेड कलर प्रोवाइड करता है। वहीं बात की जाए प्लेटलेट्स और WBC की, तो ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें किसी भी टाइप का पिगमेंट नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें फंक्शन की, तो जो हमारा RBC है ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। WBC की बात करें तो ये डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और जो हमारा प्लेटलेट्स है ये हमारे ब्लड को क्लॉट करता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट था। आप सबने देखा कि जो हमारा ब्लड था, ठीक है, वो क्या होता है कि एक फाइन ट्यूब्स पाई जाती है जिसके अंदर क्या करता है कि ब्लड हमारा फ्लो करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें ब्लड वेसल्स की, तो दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, एक तो हमारा आर्टरीज है, एक वेन्स है, होता है एक और है जिसका नाम है कैपिलरीज, ठीक है। तो तीन तरीके की हमारी ब्लड वेसल्स है, एक आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, और हमारा क्या हो जाएगा, कैपिलरीज हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये आपकी ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर से क्या करता है, हमारा ब्लड फ्लो करता है। आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल दीज वेसल्स आर कनेक्टेड इन अ वे दैट दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो जितनी भी वेसल्स हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है एक जाल के तरीके से, ठीक है, पूरे बॉडी में हमारी फैली हुई है, जो क्या काम कर रही है कि ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आर्टरीज है उसको रेड कलर से मेंशन किया गया है क्योंकि इसमें हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बस इसको डिनोटेड किया गया है, ठीक है। तो जो आर्टरीज है यहाँ पे इसको रेड कलर से दिखाया गया है, ये हमारी वेन्स हो गई हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, और इन दोनों से जुड़ा हुआ कौन है, हमारा कैपिलरीज, जो इन दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है, जो कि काफी फाइन ट्यूब्स होती हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तीनों में क्या डिफरेंशिएशन है, आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है और कैपिलरीज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, आर्टरीज के फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्टरीज की अगर हम फंक्शन की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो हमारा हार्ट है, हार्ट से क्या करेंगी, ब्लड को कैरी करेंगी और टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगी। अगर वहीं हम बात करें वेन्स की, तो वेन्स क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा बॉडी पार्ट्स से। और अगर वहीं बात करें कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज क्या करती है कि आर्टरीज है और वेन्स है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा कैपिलरीज करती है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ ब्लड की, तो आर्टरीज में क्या होता है कि प्योर ब्लड सप्लाई होता है, केवल और केवल एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है कि मोस्टली चीजें जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर रही हैं, अगर कोई भी चीज फॉलो नहीं कर रही है तो वो क्या है, एक्सेप्शन हो जाता है। तो आर्टरीज में मैंने बताया कि जो हमारी आर्टरीज है, सब में आर्टरीज में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि हमारा प्योर ब्लड फ्लो करता है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ये एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें हमारा क्या काम करता है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो, ठीक है। वेन्स की बात करें तो वेन्स में क्या होता है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है जिसका नाम क्या है, हमारा पल्मोनरी वेन। अब आपको पता है एक्सेप्शन है, तो जितनी भी हमारी वेन्स थी उसमें हमारा इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा था, लेकिन जो हमारा पल्मोनरी वेन होगा इसमें हमारा कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, प्योर ब्लड फ्लो करेगा। यानी यहाँ पे ब्लड जो फ्लो करेगा वो ऑक्सीजन रिच हो जाएगा। यहाँ पे एरो को अगर ऊपर की तरफ मेंशन किया जा रहा है मतलब रिच है, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कैपिलरीज की, तो ये क्या काम करता है कि गैसेस है, न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट है, इन सब चीजों को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, अदला बदली करने का काम करता है। वॉल की अगर थिकनेस की बात करें तो आर्टरीज जो होती है वो काफी थिक होती है यानी मोटी होती है। अगर वेन्स की बात करें तो इसके कंपैरिजन में वो थिन होती है, और अगर कैपिलरीज की बात करें तो दोनों के कंपैरिजन में ये एक्सट्रीमली थिन पाई जाती है, ठीक है। तो आर्टरीज मोटी है, वेन्स पतली होती हैं, और कैपिलरीज इन दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा
पतली होती हैं, थिन होती हैं। अगर बात करें ब्लड प्रेशर्स की, तो आपको पता है कि जब हमारा ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट में फ्लो करता है तो काफ़ी एक प्रेशर के साथ, काफ़ी तेज़ी के साथ फ्लो करता है, यानी 120 की स्पीड से जाता है और आता जो हमारा 80 की स्पीड से, वही हमारा ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आर्टरीज है वो क्या करती हैं, हाई प्रेशर के साथ फ्लो करती हैं, क्योंकि उनको हार्ट से बॉडी पार्ट टिश्यूज में जाना होता है। अगर हम बात करें वेन्स की, तो इनका जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आते हैं, ठीक है, कैरी करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कैपिलरीज की बात करें, तो इनका जो प्रेशर होता है इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है। वॉल्व की बात करें, तो यहाँ पे आर्टरीज के पास क्या होता है, किसी भी टाइप की वॉल्व नहीं पाई जाती है। वेन्स की बात करें, तो वेन्स के पास क्या होता है कि हैव वॉल्व्स टू बैकवर्ड फ्लो, इनके पास वॉल्व होता है जो उसको बैकवर्ड फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी चीज़, मान लीजिए अगर एक बार ब्लड हमारा प्योर हो गया, अगर उसके पास वॉल्व नहीं है तो क्या होगा, ब्लड हमारा ऊपर की तरफ दोबारा से फ्लो करने लगेगा। इससे क्या होगा, जो प्योर और इम्प्योर है वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए जो बैकवर्ड फ्लो होने से प्रिवेंट होने के लिए हमारे हार्ट में क्या पाया जाता है, वॉल्व्स पाया जाता है, जो कि ब्लड को बैकवर्ड दोबारा से फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। कैपिलरीज में भी क्या होता है कि किसी भी टाइप की वॉल्व नहीं पाई जाती हैं। अगर हम बात करें ल्यूमर यानी इनर डायमीटर की, तो इसके पास नैरो यानी सकरा हुआ होता है, इसका जो होता है वाइड होता है, और इसमें क्या हो जाता है, हमारा एक्सट्रीमली नैरो हो जाते हैं। लोकेशन की बात करें, तो जो हमारा आर्टरीज है वो हमारे स्किन के गहराई में होता है, डीप में होता है। वेन्स की बात करें तो जस्ट बेलो द स्किन, आप सब अगर अपने हैंड्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको ग्रीनिश ब्लू कलर की जो वेन्स नजर आ रही होंगी, ठीक है, वो क्या होती है, जस्ट बेलो द स्किन पाई जाती हैं, और जो भी इंजेक्शन वगैरह लगता है वो हमारी वेन्स पे ही लगता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कि कैपिलरीज की, तो ऑलमोस्ट जितनी भी टिश्यूज हैं उसमें हमारी कैपिलरीज पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स क्या है कि एक फाइन ट्यूब्स होती है जिसके अंदर से हमारा क्या करता है कि ब्लड हमारा फ्लो करता है। 3 तरीके की हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, एक तो हमारा आर्टरीज है, दूसरा हमारा वेन्स हो जाता है, और तीसरा हमारा क्या होता है, कैपिलरीज होता है। आर्टरीज की अगर हम बात करें, तो आर्टरीज क्या करता है कि हार्ट से ब्लड को कैरी करता है बॉडी पार्ट्स की तरफ। अगर वहीं हम बात करें वेन्स की, तो ये क्या काम करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करेगा बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज का काम क्या होता है कि जो आर्टरीज और वेन्स है इन दोनों को कनेक्शन बना के रखता है, जोड़ने का काम करता है हमारा कैपिलरीज। ठीक है, इसमें बात करें आर्टरीज में, तो आर्टरीज में हमारा प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड पाया जाता है। एक्सेप्शन में हमारा हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें हमारा इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करेगा। वेन्स की अगर बात करें, तो वेन्स में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, तो यानी कि इसमें क्या होगा कि हमारा प्योर ब्लड की सप्लाई होगी। अगर वही हम बात करें कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज में केवल और केवल क्या होता है कि जो भी गैसेस हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, या फिर जो भी वेस्ट है, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करने का काम करते हैं, अदला बदली करने का काम करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें वॉल की थिकनेस की, तो आर्टरीज आपकी थिक होती हैं, वेन्स जो होती है थिनर होती हैं, और दोनों की कंपैरिजन में अगर हम बात करें कैपिलरीज, तो कैपिलरीज सबसे पीछे है, यानी कि वो और भी ज्यादा पतला होगा। वहीं अगर हम बात करें लोकेशन की, तो जो जो आर्टरीज है हमारा, वो क्या होता है कि हमारी स्किन की डीप में पाया जाता है, गहराई में होता है। वहीं अगर बात करें वेन्स की, तो जस्ट बेलो द स्किन होता है, जो कि आपको ग्रीनिश ब्लू कलर का नजर भी आएगा। और जो हमारी कैपिलरीज होती हैं ऑलमोस्ट इस सारी टिश्यूज में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पिछली ओनली आर्टरी दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी, मैंने आपको बताया कि जो पल्मोनरी आर्टरी वो हमारा एक्सेप्शन है, यानी इसमें क्या होगा कि प्योर ब्लड की बजाय इसमें हमारा इम्प्योर ब्लड होगा। तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि केवल और केवल पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है डेट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो कि क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करेगी,
कैरी करेगी, ठीक है, टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। क्या काम करेगी कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो हार्ट से क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लेगी और उसको कहाँ पे पहुंचा देगी, लंग्स में पहुंचाने का काम करती है। तो आई होप आपको पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन किस तरीके से काम करता है आपको समझ में आ गया होगा कि पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, ये एक ऐसी आर्टरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट से लेकर के जाएगी और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगी, तो हमारे लंग्स में कर देगी। अब यहाँ पे बात करी पल्मोनरी वेन्स की, तो पल्मोनरी वेन्स भी आपका एक्सेप्शन है, यानी इसमें हमारा प्योर ब्लड होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ओनली वे दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टेक ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। अब ये जो भी लंग्स में हमारा ब्लड प्योरीफाई हो गया, यानी गैसेस का एक्सचेंज हो गया, तो जो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा उसको क्या काम करेगा कि जो हमारी क्या होगी, पल्मोनरी वेन्स जो हमारी होंगी उसको कहाँ पे भेज देंगी, हार्ट में, ठीक है, हार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो हमारे हार्ट का डायग्राम है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये ह्यूमन हार्ट है। यहाँ पे क्या है कि इसके पास 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो हमारा हार्ट है इसके पास क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। जिस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो ऐसे इसके पास 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, 4 पार्ट हो जाते हैं, इसके 4 कंपार्टमेंट हो जाते हैं। ये हो जाएगा हमारा राइट एट्रियम, ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ये राइट साइड है, यानी ये राइट एट्रियम हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बात करें तो ये हमारा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो जाएगा। तो जो हमारा हार्ट है इसके पास 4 चैम्बर्स है, ऊपर की तरफ हमारा एट्रियम होता है और नीचे की तरफ हमारा वेंट्रिकल्स होता है। राइट साइड है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, ठीक ऐसे ही नीचे की तरफ क्या है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल्स। अब इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक वॉल पाई जाती है जो क्या करती है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड से क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। जैसे कि आपका मान लीजिए कोई भी रूम है तो उसमें भी क्या होता है, बीच में पार्टीशन के लिए एक दीवार होती है ना, दीवार होती है, तो ठीक ऐसे ही इसमें क्या होता है कि इसके बीच में भी एक वॉल पाई जाती है जो क्या करती है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड से अलग करती है। क्योंकि आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपका प्योर ब्लड होगा जबकि राइट साइड में आपका इम्प्योर ब्लड होगा। तो प्योर और इम्प्योर को मिक्स नहीं होने देना है, इस वजह से इनके बीच में क्या होता है कि एक वॉल पाई जाती है जो दोनों को अलग करती है, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। अब देखिए यहाँ पे हार्ट के बारे में देखना है आपको, जो कि हमारे क्या है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था उसका जो कि तीसरा कंपोनेंट है हार्ट, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हार्ट इज द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट टेक्स द ब्लड फ्लोइंग एंड कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। आप सबने पढ़ा होगा हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो क्या काम करता है कि ब्लड को एक फोर्स के साथ पंप करने का काम करता है, ठीक है। कह रहे इट बीट्स कॉन्टिन्यूसली नॉन स्टॉप थ्रू आउट द लाइफ। सबको पता है कि जो हार्ट है, ठीक है, वो क्या होता है कि थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। जैसे ही आपकी हार्ट बीट रुकती है तो इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो बर्थ से लेकर डेथ तक आपका मतलब फंक्शन करता रहता है, काम करता रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ब्लड को फोर्स के साथ पंप करना और फिर क्या करता है कि जो भी प्योर ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट भी कराएगा आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। फिर हमने पढ़ा कि जो हार्ट है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ काम करता रहता है, ठीक है, ये काम करता रहता है। फिर कह रहा है अगर इसकी साइज की बात करें, हार्ट की साइज की, तो जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी होती है, फिस्ट होती है, क्लोज फिस्ट के बराबर हमारे हार्ट का साइज होता है, ठीक है। हार्ट की साइज की बात की जाए तो जो हार्ट का साइज है वो हमारे क्लोज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के बराबर का लगभग हमारे हार्ट होते हैं। अगर वहीं हम बात करें इसके लोकेशन की कि हार्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में है। हालांकि अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए
तो जो हमारा हार्ट है वो जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसके सेंटर पोर्शन पे हमारा हार्ट पाया जाता है, लेकिन उसका निचला थोड़ा सा पार्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि हार्ट का लोकेशन कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने ओवरव्यू देखा कि हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्या करता है कि एक फोर्स के साथ ब्लड को पंप करता है, बॉडी पार्ट में आर्टरीज वेन्स इन सब के थ्रू क्या कराएगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा। इसके साथ साथ हमने देखा कि हार्ट क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ काम करता रहता है, हमारी हार्ट बीट चलती रहती है बर्थ से लेकर डेथ तक। इसके साथ साथ हम लोगों ने साइज देखा कि जो हार्ट की साइज है वो हमारे बंड मुट्ठी के बराबर होते हैं, जितनी बड़ी हमारी फिस्ट होती है, ठीक है, उसके बराबर लगभग हमारे हार्ट का साइज होता है। फिर हमने लोकेशन देखा कि हार्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो जो भी हमारी चेस्ट कैविटी होती है, ठीक है, जो भी हमारी चेस्ट कैविटी होगी उसके सेंटर में क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो पाया जाता है। उसका थोड़ा सा पार्ट निचले वाला जो पोर्शन होता है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, यानी मुड़ा हुआ होता है। इस वजह से बोला जाता है कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे करें, ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर्स, टू अपर वंस कॉल्ड एट्रिया एंड टू लोअर वंस कॉल्ड वेंट्रिकल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हार्ट है, हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर की तरफ 2 और नीचे की तरफ 2। ऊपर की तरफ जो होते हैं अपर चैम्बर्स उसको हम बोलते हैं एट्रिया, और जो नीचे की तरफ लोअर चैम्बर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो राइट साइड है तो राइट एट्रिया हो जाएगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रिया हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही जो लोअर चैम्बर्स हैं तो राइट साइड में आपका राइट वेंट्रिकल्स है और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कि देयर इज अ कंप्लीट पार्टीशन बिटवीन द 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। अब जो 2 हमारे एट्रिया हैं और जो 2 हमारे वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, इन दोनों को अलग करने के लिए इनके बीच में एक वॉल पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। फिर ब्लड कैन फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स ओनली थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है वो एट्रियम से ऊपर से नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स की तरफ फ्लो करता है, और किसके थ्रू फ्लो करता है, तो हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल पाया जाता है। इसके थ्रू क्या करता है कि जो ब्लड है हमारा वो क्या काम करेगा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करेगा। ब्लड में के बारे में कि कैसे ब्लड हार्ट में कैसे सर्कुलेट होता है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक तो होता है हमारा वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, यानी कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बनाया है कि जो वेना कावा है, वेना कावा से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ये सबसे पहले जाएगा हमारे राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से होते हुए ये जो हमारा ब्लड हो जाएगा ये कहाँ पे चला जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये क्या काम करता है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज थी, आपको पता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो हमारी एक्सेप्शन थी। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आर्टरीज होती हैं इसमें हमारा प्योर ब्लड फ्लो करता है, लेकिन जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं इसमें क्या करता है, हमारा इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। तो यहाँ तक अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इन सब में क्या है, हमारा इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो इम्प्योर ब्लड था हमारा ये क्या होगा, वेना कावा से होते हुए आएगा, चला जाएगा हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स, फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसको मिल जाएगी पल्मोनरी आर्टरीज, और पल्मोनरी आर्टरीज से हमारा जो इम्प्योर ब्लड होगा ये भेज दिया जाएगा कहाँ पे, लंग्स के पास, ठीक है। अब लंग्स में क्या होगा कि जो ब्लड होगा वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन रिच, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाएगा, यानी कि ब्लड हमारा प्योर हो जाएगा। अब इसको ले जाने का काम करेंगी हमारी पल्मोनरी वेन्स। आप सबको पता है कि पल्मोनरी वेन भी हमारी एक्सेप्शन थी। अब पल्मोनरी वेन में क्या होगा, प्योर ब्लड फ्लो करेगा या फिर इम्प्योर,
तो आप सबको पता है कि जितनी भी वेन्स होती हैं इसमें हमारा इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, लेकिन जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो एक्सेप्शन है, यानी इसमें हमारा प्योर ब्लड होगा। अब यहाँ पे लंग्स में आकर के जो हमारा ब्लड था ये ऑक्सीजन रिच हो गया है, यानी कि प्योर ब्लड हो गया है। अब इसको जो हमारी पल्मोनरी वेन है इसको ले जाएंगी और भेज देंगी हमारे राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से होते हुए जो हमारा ब्लड होगा इसको भेज दिया जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से होते हुए अब हमारा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, एरोटा के पास, ठीक है। एरोटा से होते हुए अब इसको भेजा जाएगा हमारे बॉडी पार्ट्स में, क्योंकि ये सारे जो पड़ रहे हैं यहाँ से लंग से लेकर के ये क्या है, हमारा प्योर ब्लड की सप्लाई हो रही है, सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। एरोटा से होते हुए इसको कहाँ पे भेज दिया गया कि जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं इसको वहां पे हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे, बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स में वहां पे इसको मिल जाएगी कैपिलरीज, ठीक है, क्योंकि आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा था, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या करेंगे, ये ब्लड को फ्लो कर देंगे, फिर से वेन्स में वहां से इम्प्योर ब्लड को ले आएंगी, फिर आपका चला जाएगा वेना कावा में। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। एक बात ध्यान से देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो हमारा सुपीरियर वेना कावा था वो इम्प्योर ब्लड को लेकर के आएगा और कहाँ पे डाल देगा, ठीक है। यहाँ से क्या है कि जो हमारा सुपीरियर वेना कावा है वो हमारे इम्प्योर ब्लड को लेकर के आएगा और जो हमारा राइट एट्रियम है वो यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब राइट एट्रियम से होते हुए ये नीचे की तरफ इसको भेज देगा हमारे राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल्स, यहाँ सब हम क्या देख रहे हैं कि जो भी ब्लड पड़ रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। तो ये सुपीरियर वेना कावा से आया राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स। अब राइट वेंट्रिकल्स से यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होगी इस ब्लड को कहाँ पे भेज देगी, हमारे लंग्स के पास। अब लंग्स में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन रिच हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया कि जो ब्लड था वो हमारा प्योर हो गया, यानी ऑक्सीजन रिच हो गया। अब इसको हम कहाँ पे भेज देंगे कि जो हमारी पल्मोनरी वेन्स है इसको लेकर के जाएगी, कहाँ पे डाल देगी, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से होते हुए ये चला जाएगा कहाँ पे, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, इसको भेज दिया जाएगा एरोटा में। एरोटा से होते हुए ये प्योर ब्लड हमारा कहाँ पे चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स में। और बॉडी पार्ट से होते हुए ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, कैपिलरीज मिलेगी। फिर से ये जो भी इम्प्योर ब्लड होगा उसको कैरी करेगी और कैरी करते हुए फिर से भेज दिया जाएगा वेना कावा के पास। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये फ्लो करता रहता है कॉन्टिन्यूसली इसी साइकिल में, ठीक है।